जितना भी वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास, आई थिंक आई एम सीइंग सम न्यू फेसेस आल्सो, कुछ तो फेमिलियर हैं, बट जितना हमने किया है प्रीवियस क्लास में, उसमें किसी को कोई डाउट है द फेजेस ऑफ टीचिंग या व्हाट इज टीचिंग, जो भी हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं? अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो इफ इन केस यू कुड टेल मी अबाउट द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। हाँ, किसका? जनरल मैंने जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि मैक्सिम्स बेसिकली, हाँ, स्पेसिफिक पे आ जाते हैं, बट मैंने जैसे बताया था कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर बेसिकली जो हमने ओवर द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इतने टाइम में ये चीज एस्टैब्लिश की है। इसके अंदर डिविएशंस भी हो सकते हैं, या ऐसा भी होता है कि अभी भी हम उस मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, न्यू मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस में भी हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक भी हो सकता है, और कुछ कंसेप्ट्स में हम स्पेसिफिक टू जनरल भी जा सकते हैं। तो इट कैन बी बोथ वेज। तो दीज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बिकॉज ओवर द प्रोसेस ऑफ टाइम पढ़ाते पढ़ाते या किस चीज से कितना आउटकम मिल रहा है हमें क्लासरूम में, उसके बेसिस पे ये एस्टैब्लिश हुए हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं जनरल टू स्पेसिफिक भी होता है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स लेते हैं तो हम बच्चे को पहले एक ओवरऑल सपोज एडिशन ही लेना है, तो हम एक जनरल व्यू देते हैं कि हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, वी बाय 5 आइटम्स और फिर हम 2 आइटम्स मोर। तो हमने वो जनरल से जाके फिर बिल्कुल स्पेसिफिक पे आते हैं कि दिस इज द सिंबल ऑफ एडिशन। तो दैट इज टोटली ओके, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। जैसे बच्चे को कुछ स्पेसिफिसिटी दे दी, जैसे फॉर इंस्टेंस सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताना है, तो 5 सेंस ऑर्गन स्पेसिफिक बताए, उसके बाद हमने एक जनरल टॉपिक ले लिया कि हाउ टू टेक केयर ऑफ द बॉडी and how to take care of your sense organ. So this is how we are going from specific to general. तो दोनों ही cases में it can be perfectly okay, but we just have to have an approach या maxims of teaching. और कौन सा maximum of teaching होता है? General to specific होता है, known to unknown, simple to complex, concrete to abstract, तो indefinite to definite. Maxims of teaching I think सबको clear है। फिर हमने stages of teaching किया था, pre-active, इंटरएक्टिव और उसके बाद पोस्ट एक्टिव, राइट? तो ये थे स्टेजेस ऑफ टीचिंग। अब नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हम ये वाला टॉपिक टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन छोड़ रहे हैं, बट वी विल डू इट। लेवल्स ऑफ टीचिंग, आई टोल्ड यू टू रीड इन ब्रीफ अबाउट द वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग। memory, understanding and reflection. So basically these are the 3 levels of teaching. मतलब you can make this pie chart or this diagram if in case it comes. अगर लेवल्स ऑफ टीचिंग का भी क्वेश्चन आएगा तो वील इनिशियली स्टार्ट विद व्हाट इज टीचिंग, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके, एंड प्रोबेबली आफ्टर दैट यू कैन टेल दैट दीज आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद आप ये पिरामिड चार्ट जो है वो बना सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दिस इज द बॉटम मोस्ट लेवल, मेमोरी लेवल, और इट इज ऑल्सो नोन एज द थॉटलेस लेवल, least thoughtful or thoughtless level. This is basically the initial stage of teaching. Memory level of teaching जो होता है initial stage of teaching होता है। अगर हम basically compare करें तो जो भी हमारी प्री प्राइमरी या प्राइमरी क्लासेस होती है उसके अंदर बच्चों का कॉग्निशन डेवलप होना स्टार्ट हो रहा होता है, तो उसमें हम बच्चे को मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के थ्रू ही पढ़ाते हैं। देयर आर फ्यू पॉइंटर्स लाइक आई विल जस्ट टेल यू। बेसिकली इट इज रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन को अगर हम हिंदी में बोले तो जिसको हम कहते हैं रटना। फॉर इंस्टेंस अगर बच्चे को हमने एक अल्फाबेट दिखाया है तो बच्चा, द चाइल्ड हैज टू मेमोराइज इट, उसको रटना पड़ेगा कि दिस इज लेटर ए एंड इसकी साउंड
दिस इज लेटर ए एंड इसकी जो फोनेटिक साउंड होगी वो ए ही होगी, बी है तो ब ही होगी. तो दिस द चाइल्ड हैज टू remember or memorize it. The child has to rote memorize it. So this is basically the rote memorization. It provides emphasis only on rote memorization. ठीक है. It is basically compared to only cramming. Cramming मतलब भी सेम ही होता है, बट अगर आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं या you have to make a fancy answer, तो you can include these words in your answer, ताकि आपका जब आंसर आप लिखें तो आपके पास कंटेंट हो. तो it is basically रिलेटेड विद ओनली क्रैमिंग. इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि अगर हम बच्चे को फोनेटिक्स सिखाते हैं या नंबर्स सिखाते हैं या काउंटिंग भी सिखाते हैं, क्योंकि प्री प्राइमरी लेवल में ये ही बेसिक जो सिलेबस रहता है, या ईवीएस भी अगर हमने सिखाई है, तो द चाइल्ड हैज टू मेमोराइज इट. बच्चे को याद करना है कि दिस इज द पिक्चर ऑफ अ लायन, और इसी एनिमल को हम लायन कहते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ द चाइल्ड मेमोराइज इट, कि दिस इज द पिक्चर ऑफ अ लायन, दिस इज अ काउ. The child has to memorize it. उसे याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है. So here the knowledge or the information is forcefully supplied to the brain. जो नॉलेज होती है या जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम ब्रेन में फोर्सफुली सप्लाई करते हैं. बच्चे को समझ नहीं आ रहा है. The child is only listening and learning it. क्योंकि इसके अंदर समझने वाला वैसे कुछ है भी नहीं कि अगर 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो दिस हैज टू बी, इसे ऐसे ही याद करना पड़ता है, राइट. अगर हम काउंटिंग में प्रोसीड करते हैं 1 2 3 4, तो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड. तो बच्चे को द चाइल्ड हैज टू क्रैम इट, द चाइल्ड हैज टू लर्न इट. सो इसमें जो नॉलेज होती है इट इज फोर्सफुली सप्लाइड टू द ब्रेन, राइट. उसके बाद इसमें बेसिकली इसके अंदर ज्यादा जो होता है फोकस वो फैक्ट्स के ऊपर होता है, या फिर इसके अंदर ज्यादा फोकस होता है नॉलेज के ऊपर, कि दीज आर द फैक्ट्स, कि यही है फोनेटिक्स, यही है काउंटिंग, यही है वो एनिमल्स. अगर ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ शिप. तो इसके अंदर मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स पे ही फोकस होता है, राइट. इसके अंदर टीचर का जो रोल होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज जितना टीचर बच्चे को फैक्ट्स दे रही है या जितना कंटेंट प्रोवाइड कर रही है उतना ही वो बच्चा लर्न कर पाएगा. सो द मेन फोकस और द प्राइम जो कहते हैं ना फोकल पॉइंट इज द टीचर. टीचर जो है, टीचर का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो हिंदी वाले बच्चे वो भी ऐसे लिख सकते हैं कि अध्यापिका जो होती है वो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट. अब जैसे हमने किया मेमोरी लेवल, वी विल ट्राई टू रिलेट इट टू द अदर लेवल. अब मूविंग ऑन वी हैव द अंडरस्टैंडिंग लेवल. अंडरस्टैंडिंग वर्ड से समझ आ रहा है समझना, टू अंडरस्टैंड समथिंग. मेमोरी लेवल में टीचिंग लैक्स इनसाइट, मतलब इनसाइट मतलब बच्चा उसके अंदर कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता, या द चाइल्ड हैज टू एक्सेप्ट इट. वो जैसे भी नॉलेज दी जा रही है बच्चा उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करता है, राइट. तो इसमें टीचिंग और लर्निंग दोनों इट लैक्स इनसाइट. बट जब हम नेक्स्ट लेवल पे प्रोसीड करते हैं, ऊपर आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल. अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचिंग लर्निंग दोनों में इनसाइट होती है. अब इस फेज में थोड़ा सा जब बच्चे जैसे प्राइमरी क्लासेस में आ जाते हैं तो ये तब वाला टाइम है. तो जो हमारे जो बच्चे होते हैं दे हैव डेवलप्ड अ लिटिल ऑफ देयर कॉग्निशन, और अब वो थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए हैं, ठीक है. सो नाउ दे रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्लेन ऑल्सो. अब वो समझने लग जाते हैं. जैसे अब ये वाला जो बच्चा होता है वो समझ जाता है कि अगर लैंड एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं तो वो लैंड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, उसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं होती. अब बच्चे के अंदर कोरिलेशन जैसी चीजें भी आ जाती है. बच्चे को समझ आ जाता है कि लैंड एनिमल्स हैं तो काउ इज अ लैंड एनिमल, अ टाइगर इज अ लैंड एनिमल. अगर हम वाटर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो दोज एनिमल्स दैट लिव इन वाटर दे आर नोन एज वाटर एनिमल्स. तो बच्चे के अंदर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हो गई है. बच्चा थोड़ा सा these levels are also correlated with their physical age. जो उनकी एज है या जो उनकी मेंटल एज है, जो उनकी कॉग्निशन है, उससे भी रिलेटेड होता है. तो बेसिकली मेमोरी लेवल इज द थॉट लेस लेवल. दिस इज
लिटिल, मतलब इसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इन स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम थॉटफुल लेवल भी कहते हैं। थॉटफुल लेवल, ये लीस्ट थॉटफुल होता है, ये थॉटफुल होता है, एंड लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन। तो हमें पता है जब भी हम टीचिंग स्टार्ट करेंगे, हम हमेशा मेमोरी लेवल से वील स्टार्ट एंड वील गो अप, राइट? वील स्टार्ट फ्रॉम द मेमोरी लेवल एंड देन ओनली वी कैन प्रोसीड। क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा है, हम उससे थॉटफुल लेवल या मोस्ट थॉटफुल लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते। पहले हम उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को बच्चे को देंगे, उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा रैशनलाइज कर पाए, बच्चा कंपेयर कर पाए, डिस्टिंग्विश कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए, उसके बाद हम बच्चे को और ऊपर रिफ्लेक्टिव लेवल या रिफ्लेक्शन वाला जो लेवल है, उस लेवल तक बच्चे को लेकर आ सकते हैं, राइट? तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में मैंने आपको बताया टीचिंग और लर्निंग बोथ हैव इनसाइट, राइट? इट रिकॉग्नाइजेस एंड एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट। इसमें बच्चा रिकॉग्नाइज भी करता है और कंसेप्ट को एक्सप्लेन भी कर पाता है। दिस इज फोकस्ड ऑन मास्टरिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। अब बच्चे को लगता है कि मेरे अब मार्क्स अच्छे आने चाहिए, या मुझे ये चीज समझनी है, आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस। प्राइमरी क्लासेस में जो भी बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप एक प्राइमरी क्लास में जाओगे, बच्चे के पास हर चीज का क्वेश्चन होता है। दे हैव अ क्वेश्चन, मतलब आप आंसर्स देते देते थक जाओगे, बट देयर इमेजिनेशन हैज स्टार्टेड डेवलपिंग। तो उनको ये लगता है कि हमें ये भी पूछना है, हमें वो भी पूछना है। तो नाउ द चाइल्ड इज फोकसिंग ऑन मास्टरिंग द सब्जेक्ट और मास्टरिंग द कंटेंट, राइट? इसके अंदर बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग भी डेवलप हो जाती है। द चाइल्ड स्टार्ट्स डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट हो जाती है। द चाइल्ड स्टार्ट्स बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल को अगर हम देखें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल इज मेमोरी प्लस इनसाइट। मतलब मेमोरी लेवल में जब हम इनसाइट को प्लस कर देते हैं, दैट इज व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस लेवल में जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो, जो कि अब हम आफ्टर अ बीएड मतलब वील मोर बी फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव लेवल। इस लेवल में मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, बच्चे को अप्रिशिएट करना, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज्यादा आप बच्चे को इनकरेज करते हो कि आप क्वेश्चंस पूछो या बच्चे को मोटिवेट करते हो, उतना ज्यादा बच्चे की लर्निंग इनहैंस होती है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में, इस लेवल में, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, आई थिंक मेमोरी लेवल में बच्चे को मोटिवेशन से या अप्रिसिएशन से इतना फर्क नहीं पड़ता। 2.5 ईयर 3 ईयर का बच्चा आप लोगे, वैसे भी जब बच्चे स्कूल आते हैं घर से, तो जो प्री प्राइमरी क्लासेस होती है उनको आपने, आई डोंट नो इफ मतलब हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड और सीन दैट, तो 1-1.5 महीना तो बच्चे रोते हुए ही आते हैं। क्योंकि मतलब जब से एवर सिंस दे वो बॉर्न, दे वर इन दैट प्रोटेक्टिव स्पेस ऑफ द फैमिली, वो घर वालों के साथ थे। फिर जब वो न्यू फेसेस देखते हैं तो उनके लिए मतलब इतना डिफिकल्ट होता है एडजस्ट करना। ग्रेजुअली दे स्टार्ट एडजस्टिंग, और धीरे धीरे फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ, दे कम होम एंड टेल कि आज मैम ने हमारे लिए अपलॉड करवाया, क्लैप करवाया, या आज आपको पता है मैम ने हमें स्टार दिया। तो इस लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे द चाइल्ड इज एबल टू डिस्टिंग्विश। अब बच्चा समझ गया है, अंडरस्टैंडिंग मतलब बच्चे को समझ आ गया है what is right and what is wrong. Now the child has learned how to differentiate कि मतलब दो चीजों में डिफरेंस करना है। अब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, बच्चे का कोऑग्निशन डेवलप हो गया है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल, ओके। अब बच्चे का इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो है, कॉग्निटिव बिहेवियर, वो भी बच्चे का डेवलप हो गया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम कैसे वो कर सकते हैं इवैल्यूएट बच्चे को, हम क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू इवैल्यूएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स, सपोज आपने बच्चों को कुछ सिखा दिया, आपने जैसे आपने देखा होगा कि प्राइमरी क्लासेस में बच्चों के क्लास टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं।
क्योंकि हम चाहते हैं कि अब हम समझ पाए कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे जो भी हमारी टीचिंग थी वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव थी, राइट। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे हम बच्चों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी ले सकते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर से भी बच्चों को इवेलुएट कर सकते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में बेसिकली मोस्ट ऑफ इट इज ऑब्जेक्टिव। आप लॉन्ग आंसर टाइप नहीं ले सकते हो क्योंकि एक तो बच्चों की कॉग्निशन बहुत कम है, उनकी एज कम है, और दूसरा बच्चों के पास सिर्फ फैक्ट्स है। वो लॉन्ग आंसर टाइप में उनकी वोकैबुलरी भी इतनी नहीं होती, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नहीं होती। तो मेमोरी लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप या थोड़ा सा रिविजन करवा लिया, क्लास डिस्कशन कर ली, उसी के बेसिस पे बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हैं। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल में, थॉटफुल लेवल पे जब हम आ जाते हैं तो हम शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू फॉल्स, ये सब करवा सकते हैं, राइट। इसके अंदर अब बच्चा इंटरनली भी थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाता है। मैंने बताया इसमें मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप जितनी मोटिवेशन दोगे बच्चा इंटरनली उतना ही मोटिवेटेड होगा दैट आई नीड टू डू बेटर, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, आई नीड टू मास्टर माई सब्जेक्ट, आई नीड टू स्कोर गुड मार्क्स। जैसे इसके अंदर मैंने बताया है मेमोरी लेवल में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होती है कि दिस इज अ लायन। Now we proceed on to understanding level. Now the child has started understanding that these are all land animals. उसकी जो कॉग्निशन है, उसकी जो नॉलेज है, वो थोड़ी सी, वो जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया। नाउ दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल विच इज द मोस्ट थॉटफुल लेवल। मोस्ट थॉटफुल लेवल। थॉटफुल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अब बच्चा, द चाइल्ड, दिस इज द मोस्ट डीप एंड सीरियस थॉट प्रोसेस वाला जो लेवल होता है। अब बच्चे समझ जाते हैं, दे हैव अंडरस्टूड, उन्हें कॉन्सेप्ट्स भी मिल गया है, फैक्ट्स भी मिल गए हैं। सो नाउ द चाइल्ड पुट्स इन द नॉलेज एंड ट्राइज टू रैशनलाइज। जैसे आपने बुक में देखा होगा, अब आजकल सीबीएसई की बुक में इट्स लॉट ट्रेंडिंग हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। पहले शॉर्ट आंसर्स होते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं, बट उसके बाद एक एडिशनल हॉट्स का ऑप्शन होता है जिसके अंदर बच्चा कितना रैशनलाइज कर पा रहा है, कितना अपनी जो नॉलेज है उसको एक लेवल ऊपर लेके जाके उस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहा है, राइट। सो दिस इज द रिफ्लेक्टिव लेवल। आई हैव रिटन रिफ्लेक्शन, बोथ आर करेक्ट, बट दिस इज द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब बच्चा जिसमें रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि टीचर का मेन रोल होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में लर्नर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लर्नर जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना चाहेगा, उस चीज में जितना अपना इन्वॉल्वमेंट देगा, उतना ही ज्यादा लर्नर लर्न करेगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिव लेवल। जो टीचिंग होती है वो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच पे होती है। इसके अंदर हम बच्चे को एक प्रॉब्लम देते हैं, प्रॉब्लम एज इन लाइफ चैलेंज या कुछ भी वैसे देते हैं, एंड द चाइल्ड हैज टू सीक आंसर्स टू द प्रॉब्लम। जैसे आपने, फॉर इंस्टेंस, हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जैसे डिस्कस करते हैं, जैसे इसके अंदर सपोज मेमोरी लेवल में अगर हम स्टार्ट करें तो हम बच्चों को बेसिक बताने लग जाते हैं कि दीज आर प्लांट्स, राइट, ये प्लांट्स हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट, और ये पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, स्टेम, लीफ, फ्रूट वगैरह। बट जब हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे आते हैं तो हम बच्चों से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि सपोज कैक्टस है, तो कैक्टस डेजर्ट्स में कैसे ग्रो करता है, या इतने लेस वाटर अवेलेबिलिटी में भी वो कैसे ग्रो करता है। तो देन द चाइल्ड रिफ्लेक्ट्स, वो बच्चा सोचता है, द चाइल्ड रिफ्लेक्ट्स ऑन द नॉलेज कि हाँ, देयर इज लेस अवेलेबिलिटी, सो द प्लांट्स इज, कैक्टस प्लांट जो होता है उसकी लीव्स स्पाइन्स बन जाती है और स्टेम उसकी जूसी या सक्लेंट हो जाती है, राइट। तो दिस इज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट टॉप मोस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ऐसा नहीं है कि हम रिफ्लेक्टिव लेवल प्राइमरी क्लासेस में यूज नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को हम मास्टर कर चुके हैं। आपने बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कोई भी कंसेप्ट, उसके बाद ही आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को एक प्राइमरी क्लासरूम में वो कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, राइट। ये मतलब आई एम रीडिंग ऑल दिस फ्रॉम ठाकुर ओनली,
आई मेड अ फ्यू नोट्स ऑल्सो, जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो भी आपको कॉग्निशन की हेवी वर्ड्स है वो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे अब बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, द चाइल्ड स्टार्ट्स इमेजिनिंग, बच्चे की इमेजिनेशन डेवलप हो जाती है। जैसे अगर सपोज आपने रिफ्लेक्टिव लेवल अपने पेपर में, आई थिंक ये बिकॉज ऑफ द पोडियम इज दिस विजिबल मेरे, अगर पेपर में आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे शॉर्ट नोट भी, तो जैसे आपने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लिख दिया एंड देन यू मेक अ क्लाउड अराउंड इट एंड देन यू राइट स्किल्स डेवलप्ड इन रिफ्लेक्टिव लेवल, इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, राइट, एनालिसिस हमने किया था फ्रॉम सिंथेसिस टू एनालिसिस, तो अब बच्चे एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों करने लग जाते हैं। सिंथेसिस मींस टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर, राइट, टू पुट टुगेदर, और एनालिसिस मतलब जब हमने कोई प्रॉब्लम दी है उसको एनालाइज करना, उसको छोटे छोटे पोर्शन में ब्रेक करना एंड देन टू फाइंड द प्रॉब्लम। तो बच्चे इसमें एनालाइज भी करने लग जाते हैं इस लेवल पे और सिंथेसाइज भी करने लग जाते हैं। इसके अंदर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाती है। Now this is the time when the children start studying deeply and seriously. जैसे हमने देखा होगा 8th क्लास के बच्चे होते हैं, they are very serious except for some of them, they are very serious, या जैसे 10th के बच्चे होते हैं they are really serious about their board exams कि नहीं हमारे board exams आ रहे हैं, we have to study. So now the child, बच्चा internally motivated तो understanding level पे भी था, but here the child starts thinking that नहीं I have to now study seriously and deeply, right? In this level the child seeks problem solutions to the problem, जो भी प्रॉब्लम होती है बच्चा इस लेवल में उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देता है। बच्चा बैठ के सोचता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन है तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर द प्यूपिल्स, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स और द प्यूपिल्स, दे आर प्रोवाइडेड विद प्रॉब्लम्स, हम उन्हें डेलिबरेटली प्रॉब्लम्स देते हैं सो दैट दे कैन, जैसे आपने देखा होगा गिव रीजंस आता है रिफ्लेक्टिव लेवल में कि सपोज कोई भी क्वेश्चन अगर हम लें कि सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज, राइट, गिव रीजन व्हाई, तो द चाइल्ड हैज टू थिंक that why is sunlight important for photosynthesis, या for instance अगर हम aquatic plants का कोई भी question ले कि how do aquatic plants survive in water, तो in this reflective method इसके अंदर the child starts to think, बच्चा सोचने लग जाता है कि ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, and this is as the name suggests, as नाम से पता चल रहा है, most thoughtful, तो बच्चे की थॉट अब genuinely invested होती है, राइट। और अगर हमें लगता है कि बच्चा रिफ्लेक्टिव लेवल पे भी नहीं कर पा रहा है, देन वी मूव ऑन टू रिमीडियल टीचिंग। इवेंचुअली हर चीज के लिए वी हैव द सॉल्यूशन, दैट इज रिमीडियल टीचिंग। सो वी विल ऑलवेज गो अप इन दिस पिरामिड फ्रॉम मेमोरी लेवल, मेमोरी प्लस इनसाइट, राइट, इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग में बच्चे को समझ आने लग गया है, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर चाइल्ड स्टार्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चा उसके बारे में डीपली सोचता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, राइट। अब आप ये तो समझ गए हैं कि मेमोरी प्लस इनसाइट इज अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी प्लस इनसाइट प्लस अंडरस्टैंडिंग इज रिफ्लेक्टिव, बिकॉज एज वी गो अप ऑब्वियसली बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, मेमोरी डेवलप हुई है, तभी वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंच पाया है, राइट। दिस इज रिफ्लेक्टिव मेथड इज, जैसे मैंने बार बार ये वर्ड यूज किया, प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग। इसके अंदर हम डेलिबरेटली बच्चे को प्रॉब्लम देते हैं एंड वी वांट द चाइल्ड टू डीपली थिंक ओवर द सोल्यूशन एंड टू फाइंड अ सोल्यूशन। सो दिस इज प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग। इसके अंदर आप थोड़े वर्ड्स ये भी डाल सकते हो, रिफ्लेक्टिव मेथड में, सॉरी, बच्चा रिसर्च करता है, द चाइल्ड लुक्स डीपली इनटू द मैटर, द चाइल्ड रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स, रीजंस एंड देन फाइंड्स द आंसर टू अ प्रॉब्लम। रिफ्लेक्टिव मेथड में ना बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और एक्टिव होते हैं,
और क्योंकि अब वो रिफ्लेक्टिव मेथड पे पहुंच गए हैं, तो बच्चे अपनी रियल लाइफ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाते हैं. नाउ दे आर एबल टू सॉल्व द रियल लाइफ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स एंड दे आर एक्टिव एंड मोटिवेटेड. ओके, इसके अंदर मैंने, आई एम जस्ट रिपीटिंग, इसके अंदर टीचर इंपॉर्टेंट थी, इसके अंदर लर्नर का मेन रोल होता है, राइट? और जो क्लासरूम होता है वो भी ऐसा होगा जिसके अंदर लर्निंग बाय डूइंग की अपॉर्चुनिटीज हम दे रहे हैं, जिसके अंदर प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच वाली अपॉर्चुनिटीज हैं. क्लासरूम बहुत ही ज्यादा एक्टिव, ओपन और इंटरैक्टिव होगा. हम लेक्चर मेथड फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर मेथड में टीचर ही प्रोमिनेंट है. हम कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्टिव जब लेवल पे आ गए हैं हम, तो हम एक ओपन फोरम रखेंगे, एक ओपन क्लासरूम रखेंगे, ताकि बच्चे जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा लर्न करेंगे, राइट? सो रिफ्लेक्टिव मेथड लेवल ऑफ टीचिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये पेपर में आएगा भी. सो जो भी ये पॉइंट्स बताए हैं इसी के ऊपर आपको इलैबोरेट करना है. If in case you want to add on to something, कुछ बताना है या कुछ पूछना है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में, you can please ask. ये I think in Thakur it's given on page number 41. There's a comparative study of the different levels of teaching: memory, understanding and reflective. We can just, किसी को कुछ पूछना है, is there some doubt? किसी को ऐसा है कोई लेवल ऑफ टीचिंग समझ नहीं आया है या किसी में कुछ डाउट है? यस या नो, कुछ तो बोलो, मतलब से समथिंग. चलो ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम ये टेबल ही रिवाइज कर लेते हैं, देन वील मूव ऑन टू द फर्दर टॉपिक. ओके, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में अगर हम, I'll just tell the heading and we will discuss. Okay, memory level of teaching, पहला इसका है जैसे cognition. Memory level of teaching में बच्चे का cognition कैसा होगा? लीस्ट होगा, डेवलप होना स्टार्ट हो रहा होगा. मूविंग फर्दर अंडरस्टैंडिंग पे, हाँ, अब बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स, जो बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो डेवलप हो गई होंगी, हो रही होंगी, कुछ हो रही होंगी और कुछ हो चुकी होंगी. एंड रिफ्लेक्टिव पे बच्चे की जो कॉग्निशन की जो हायर थिंकिंग होती है या जो कॉग्निटिव स्किल्स की जो सुप्रीम लेवल होता है वो डेवलप हो चुका होता है, राइट? नेक्स्ट इज लाइक एम्फोसिस. इसमें हम किस चीज पे एम्फोसाइज करेंगे? फैक्ट्स, रोड मेमोराइजेशन, वेरी गुड. तो आप ये जैसे एज एन ये आपने बना दिया और जो टेबल में ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप ये पॉइंट्स अगर याद कर जाएं और इन्हीं को इलैबोरेट कर ले तो आई थिंक यू विल बी एबल टू मेक योर ओन आंसर. जैसे पहला आपने ले लिया कॉग्निशन, और हमने कॉग्निशन समझा दिया कि मेमोरी लेवल पे बच्चे का क्या कॉग्निशन है, कितना थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज एम्फोसिस. जैसे मेमोरी लेवल पे आपने बताया हम एम्फोसाइज करते हैं फैक्ट्स, रोड मेमोराइजेशन पे, राइट? और अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएंगे तब हम किस पे फोकस करेंगे, एम्फोसाइज करेंगे? हाँ, हम फैक्ट्स के रिलेशनशिप पे करेंगे. अब रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट्स, फैक्ट्स तो दे दिए हमने, अब हम उनके बीच में क्या, जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था, इसमें सिर्फ बता दिया लायन है, बट अब इसमें रिलेशनशिप कि ये सारे लैंड एनिमल्स है. सो वी हैव टू नाउ स्टार्ट एम्फसाइजिंग ऑन द रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट्स. और अगर हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ गए हैं, अब हम किस पे फोकस करेंगे, एम्फसाइज किस पे होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, राइट? कोई भी प्रॉब्लम होगी, रियल लाइफ प्रॉब्लम, चैलेंजेस होंगे उस पे. अब थर्ड आप लिख सकते हो टीचर का क्या रोल है इन तीनों में. टीचर्स रोल, मेमोरी लेवल में टीचर का रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट, मतलब जो लर्नर है उसका पैसिव रोल है और टीचर का एक एक्टिव रोल है. अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मीडियम है, मोस्टली वैसे प्रोमिनेंटली टीचर सेंटर्ड ही होता है, बट
मेमोरी लेवल से थोड़ा सा कम होता है। अब जो है दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल पे टीचर का पैसिव रोल हो गया और लर्नर का एक्टिव रोल हो गया, राइट। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। आपको जरूरी नहीं है यू आर यूजिंग द बुकिश लैंग्वेज या जो टेक्सचुअल नॉलेज है वही, जितना आपको समझ आ गया है उसी को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में पॉइंट्स में थोड़ा सा आंसर हमेशा याद रखना अपने पेपर में। कितना भी अच्छा आंसर लिखोगे हमेशा एक 4 लाइनर कंक्लूजन जरूर लिखना, हेडिंग लिखना, कंक्लूजन, और उसके बाद जो ऊपर लिखा उसका ब्रीफ में समरी जरूर देना। एवरी टाइम रिमेंबर, जितना ज्यादा सबके पास सेम इंफॉर्मेशन ही होगी, बट हाउ यू विल बी एबल टू प्रेजेंट इट इज ऑल दैट विल हेल्प यू गेट द मार्क्स। स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना, अगर एक भी डेफिनेशन आती है, वैसे मिनिमम हर चीज की 2 डेफिनेशन याद करना, बट अगर एक भी आती है तो हेडिंग लिखना डेफिनेशन, उसके बाद नीचे वो डेफिनेशन लिखना, राइट। और उसके बाद जब भी आंसर का कंटेंट लिख लिया, फ्लो चार्ट बना लो, डायग्राम्स बना लो, और लास्ट में कंक्लूजन हेडिंग देके एक 4 लाइनर ब्रीफ कंक्लूजन जरूर लिखना, ठीक है। या सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन। इसमें बच्चे का मोटिवेशन बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए होता है, बच्चा इतना मोटिवेटेड नहीं होता, राइट। और वैसे ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पे एक मीडियोकर लेवल होता है, बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होता है, और इस लेवल पे मोटिवेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता भी है। और अगर हम रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा बच्चा मोटिवेटेड होता है, डीप स्टडी करना चाहता है, द चाइल्ड वांट्स टू मास्टर द सब्जेक्ट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ इज स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग। व्हाट माइट बी द स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग? I think not everybody has the ठाकुर book, so I know कि मतलब ये जो टेबल है ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, but those who have Lakshmi, I'm just helping you with it so that you also have these important pointers, right? तो इसमें जो स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग होगी वो डायरेक्ट होगी, थोड़ा सा लेक्चर मेथड होगा, लेक्चर मेथड नहीं भी होगा तो बेसिकली डायरेक्ट होगी कि अगर आपको फ्लैश कार्ड दिखाया आपने, ए द साउंड ऑफ ए इज एप्पल, एरो, लाइक दिस। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जब हम आएंगे तो जो स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग होगी वो थोड़ी सी इंटरैक्टिव ज्यादा होगी। और रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या होगी स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होगी, प्रैक्टिकल होगी, रियल लाइफ से लिंक्ड होगी, राइट। उसके बाद जैसे मैंने बताया इवैल्यूएशन या टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, 6th आप लिख सकते हैं इवैल्यूएशन और टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज भी लिख सकते हैं। इसके अंदर जो इवैल्यूएशन होगा बेसिकली मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इंटरैक्टिव होगा इवैल्यूएशन, क्लासरूम डिस्कशन टाइप्स। अंडरस्टैंडिंग पे शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स हो जाएंगे, और रिफ्लेक्टिव पे हम इवैल्यूएट बच्चे को करेंगे थ्रू वी विल प्रोवाइड द चाइल्ड अ प्रॉब्लम एंड द चाइल्ड हैज टू सीक आंसर्स टू द प्रॉब्लम, राइट। ठीक, अब इसके अंदर एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो लॉन्ग आंसर में नहीं आता, वो जनरली शॉर्ट आंसर में आता है। टीचिंग, हाउ इज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन? आई थिंक लेवल्स ऑफ टीचिंग समझ आ गए। यस, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ जी। ऑब्जेक्टिव जैसे एमसीक्यू होते हैं ना, जिसमें बिल्कुल सब्जेक्टिव मतलब जैसे होता है शॉर्ट आंसर टाइप जो होता है ना, टिक दी करेक्ट आंसर, या फिर उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स, राइट। आई थिंक इट्स लेवल्स ऑफ टीचिंग इज क्लियर टू एवरीबडी। इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक जो कि लेंदी आंसर्स में मतलब लॉन्ग आंसर में नहीं आता। ऐसा हो सकता है कि ऐसे आ जाए कि एक्सप्लेन द यू नो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एंड देन उसके आगे आ जाए हाउ इज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग इंडोक्ट्रिनेशन, बट जनरली ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट आंसर में ही आता है, ठीक है। I will just tell you. It is basically how is teaching different from training, conditioning. किसी के साथ भी आ सकता है. How is it different from indoctrination? So we'll be talking about each one by one. Conditioning.
ठीक है, अब कंडीशनिंग वर्ड से समझ क्या आ रहा है? हाँ, ओके, वील डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। और किसी को क्या लग कंडीशनिंग वर्ड से, अगर हम इसको बीएड से रिलेट ना करें, जनरल एक इंग्लिश टर्म की तरह ले, कंडीशनिंग, व्हाट डज दैट मीन? वैसे आपको ऐसा लग रहा होगा कंडीशनिंग, या जैसे हमें, आपने ये सोचा होगा कि कंडीशनिंग में कंडीशन वर्ड है, तो इसलिए यू माइट बी थिंकिंग दैट इट इज समथिंग रिलेटेड टू बाउंड्रीज और टू बाउंड, राइट? बट कंडीशनिंग का मतलब होता है जब हम कोई चीज बार बार रेपिटेटिव मैनर में कर रहे हैं, कि वो कंडीशन हो गई है, वो बच्चे के अंदर कैसे कहते हैं, समा गई है, बस गई है, टू ट्रेन देयर माइंड्स, राइट? पर ट्रेनिंग थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल होता है। कंडीशनिंग जो है वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं होता, एनिमल्स के लिए भी होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर इफ इन केस सम ऑफ यू माइट बी हैविंग पेट्स, तो हम उसको कंडीशन करते हैं अपने डॉग्स को कि सिट, तो उसे पता होता है कि अगर हमने ऐसे किया है तो डॉग या कोई भी पेट है तो उनको हम कंडीशन करते हैं, मतलब वही सेम चीज बार बार रिपीट करते हैं, जो हमारी बहुत, आई थिंक आपने जीन पियाजे के बारे में स्टार्ट किया था, तो जीन पियाजे या ये जो सारे हैं ये भी कंडीशनिंग के थ्रू ही रेपिटेटिव वे में बार बार अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके उसके बाद थ्रू कंडीशनिंग ही वो अपने एक्सपेरिमेंट का जो भी कंक्लूजन होता है, जो निष्कर्ष होता है, उस तक पहुंच पाते हैं। सो कंडीशनिंग जो है वो लोएस्ट मोड ऑफ टीचिंग होता है, सबसे लोएस्ट मोड, इट इज द लोएस्ट लेवल और लोएस्ट मोड ऑफ टीचिंग। This helps to shape behavior. This helps to shape behavior. जैसे हमने देखा होगा कि बच्चे को भी हम बार बार कंडीशन करते हैं कि अब हम मासी के घर जा रहे हैं, अगर वहां पे बिहेव नहीं किया अच्छे से तो किंडर जॉय नहीं मिलेगी, तो हमने रखी है, कंडीशन भी रखी है, बट बार बार उसके माइंड को ट्रेन कर दिया है कि यू हैव टू बिहेव नाइसली। तो कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी हैव टू शेप अ बिहेवियर। दिस इज यूज फॉर एनिमल्स ऑल्सो, दिस इज यूज फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ठीक है? और ये सबसे लोएस्ट होता है, इट्स बेसिकली द लोएस्ट लेवल और द लोएस्ट मोड, ठीक है? नाउ कंडीशनिंग इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। जैसे जिनको लग रहा था कंडीशनिंग मीन्स टू बाउंड, इसमें हम बाउंड करते हैं, बट बेसिकली कंडीशनिंग का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो यही होता है कि हम रेपिटेटिव मैनर में सेम चीज को कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ऑल्टरेशन नहीं ला रहे, कि वो बच्चे के माइंड में कंडीशन हो गया है, वो बच्चे के माइंड में प्रिंट हो गया है कि मुझे यही करना है। इससे हम बच्चों को बिहेवियर या व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज नॉट करेक्ट उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? द नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ओके, ट्रेनिंग में हम बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेनिंग ऑब्वियसली कंडीशनिंग से एक हायर लेवल है। अब द चाइल्ड और कोई भी, मतलब जनरली ही हम बात करेंगे, कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ट्रेनिंग इज अ हायर लेवल। ये ना अगर आप रिलेट करें तो ये आपके मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल से ही लिंक्ड है, सिर्फ ये डिफरेंट नेम्स हैं बेसिकली, राइट? पेपर में इस वे से भी आ सकता है, बट जनरली लेवल्स ऑफ टीचिंग के वे से ही आता है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट हम उसको इससे रिलेट करेंगे। कंडीशनिंग बेसिकली सबसे बेसिक लेवल होता है, देन वी कम ऑन टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या है? द चाइल्ड नाउ अंडरस्टैंड्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, राइट? ट्रेनिंग में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये भी मतलब एक तरीके से टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है। तो ट्रेनिंग मीन्स दैट यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन और द फैक्ट्स of what has to be done and what has not to be done, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, what is right, what is wrong, that is training, right? ट्रेनिंग के बाद आता है
इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन, इंस्ट्रक्शन इंडोक्ट्रिनेशन। और इन तीनों को मिला के बनती है टीचिंग। तो जो लोग कहते हैं कि टीचिंग इज ओनली सप्लाइंग ऑफ नॉलेज, नहीं, टीचिंग इज कंडीशनिंग प्लस ट्रेनिंग प्लस इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। अब जैसे हमें इस फ्लोचार्ट से पता चल रहा है कि इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे टॉप मोस्ट लेवल होता है। इसके अंदर भी वही होता है, बच्चा रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, इवेलुएट करने लग जाता है, कंपेयर करने लग जाता है, डिस्टिंग्विश करने लग जाता है, और अब बच्चे की ना बिलीव्स डेवलप होने लग जाते हैं। बिलीव्स मतलब कि सोशल वैल्यूज बच्चे के अंदर डेवलप होने लग जाती है। एक पर्टिकुलर, सपोज अगर कोई फैमिली किसी पर्टिकुलर चीज को मानती है, तो वो जो बिलीव्स हैं, रिलीजियस बिलीव्स हैं या सोसाइटल बिलीव्स हैं, वो भी बच्चों के अब डेवलप होने लग जाते हैं, राइट। ये हाईएस्ट लेवल है, तो अब ऑब्वियसली हाईएस्ट लेवल में बच्चों की जितनी ज्यादा कॉग्निशन डेवलप हुई है, आपके पास भी उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उनको प्रोवाइड कर सको। I'm just reading you the definition of indoctrination. Indoctrination is the process of inculcating. Inculcating मतलब किसी के अंदर वो डालना या डेवलप करना या to feed something, right? Inculcating a person with ideas, attitudes, cognitive strategies or professional methodologies. अब हमें, क्योंकि ये अब हम समझ गए हैं, इंडोक्ट्रिनेशन वर्ड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि थोड़ा सा न्यू टर्म है आपके लिए भी, कि हम एक सोशल एनिमल हैं, राइट। हम अकेले नहीं रह सकते हैं, वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, वी हैव आवर ओन फैमिलीज, देन वी हैव फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। यू वांट मी टू रिपीट द डेफिनेशन? ओके। Indoctrination is the process of inculcating a person with ideas, attitudes, cognitive strategies। अगर किसी चीज की स्पेलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क, ओके। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज और प्रोफेशनल मेथोडोलॉजीज या मेथड्स, ठीक है। या सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि ह्यूमंस जो हैं, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, और हम एक सब, वी ऑल बिलोंग टू अ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, राइट। जैसे कुछ सिख्स हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ हिंदूज हैं, सो वी ऑल हैव आवर ओन कल्चर, वी ऑल हैव आवर ओन सोसाइटल बैकग्राउंड। तो हमें सबको हमारे अपने बिलीफ सिस्टम है। जैसे कुछ लोग हैं जो हिंदूज हैं, वो एक पर्टिकुलर वे से पूजा करते हैं, कुछ लोग हैं जो मुस्लिम्स हैं, दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ ऑफरिंग प्रेयर्स और नमाज। सो एवरीबडी हैज देयर ओन सोसाइटल, देयर कल्चरल बिलीव्स। तो इस लेवल पे इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन पे हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर एक बिलीफ हो, उन्हें सोसाइटी में रहना आता हो, अपनी कल्चर की रिस्पेक्ट और अपने कल्चर को प्रमोट करना आता हो, राइट। तो ऑब्वियसली अब हम इंडोक्ट्रिनेशन और कंडीशनिंग को कंपेयर करेंगे, तो कंडीशनिंग इज अ बेसिक लेवल, क्योंकि ये तो हम एनिमल्स के लिए भी यूज कर रहे हैं। एनिमल्स के अंदर हम कोई बिलीफ सिस्टम, कोई सोसाइटल कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है या क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये वाली चीज नहीं सिखा सकते हैं या एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था। टीचिंग इज बेसिकली द टोटलिटी ऑफ ऑल दिस। तो ये आ सकता है टीचिंग और कंडीशनिंग कैसे डिफरेंस है। टीचिंग का मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो टीचिंग आप लिख सकते हैं। कंडीशनिंग में आप एक्सप्लेन कर देंगे, इट इज द लोएस्ट लेवल, इसके अंदर बच्चे का कॉग्निशन बस डेवलप होना स्टार्ट हुआ होता है, बच्चे के अंदर वो रैशनल स्किल्स नहीं होती है। कंडीशनिंग से हम बिहेवियर शेप करते हैं एंड सो ऑन। टीचिंग ट्रेनिंग में भी आप कर सकते हैं, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन में भी, ठीक है। सो नाउ यूनिट 1 इज ओवर। यूनिट 1 का एक बहुत ही छोटा टॉपिक है थ्योरीज, वो अभी हम नहीं करेंगे। थ्योरीज ऑफ टीचिंग दैट विल बी टेकिंग अप इन द लास्ट क्लास और सेकेंड लास्ट क्लास, ठीक है, क्योंकि वो जनरली नहीं आती है, बट स्टिल वील कंसिडर द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड वील स्टिल डू इट। हम करेंगे बट अभी नहीं करेंगे थ्योरीज ऑफ टीचिंग।
इसमें फॉर्मल थ्योरीज, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज, नॉर्मेटिव थ्योरी, मैं आई विल जस्ट सजेस्ट कि आप थोड़ा सा खुद ही पढ़ें, ताकि अगर कोई डाउट है तो वील टेक इट अप, पर वैसे थ्योरीज ऑफ टीचिंग इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आई थिंक वी स्टिल हैव टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 1:30 वैसे। थोड़ा सा हम नाउ आफ्टर यूनिट 1 आई विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 3 लर्निंग। टीचिंग हम कर चुके हैं, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग एक साथ करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यूनिट 3 लर्निंग। एक बार हम यूनिट 3 का वो देख लेते हैं, बाइफर्केशन। यूनिट 3 लर्निंग में वही है, कंसेप्ट, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यूनिट 3 इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू ऑल दिस लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग, मतलब उसका सारा ब्रीफ, एंड देन ई लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, एंड देन ICT, ठीक है। तो वट एवर यू सजेस्ट, अगर आप चाहते हो कि हम लर्निंग का ही थोड़ा सा स्टार्ट करें तो वील स्टार्ट विद दैट, वरना ICT स्टार्ट करना है तो वील टेक अप द टॉपिक ऑफ ICT। लर्निंग स्टार्ट करें, ओके। सो लेट्स जस्ट, आई विल ओपन पेज नंबर 97। ठीक है, लेट्स डिस्कस व्हाट इज लर्निंग, क्या है लर्निंग। क्या हो गया, वो बहुत ही ब्लैंक फेस था, व्हाट आर यू थिंकिंग? नहीं नहीं, कुछ तो है, देयर समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू। हाँ, किसी ने कुछ बोला, लेकिन हो गया टाइम ऐसे। आई एम अ वेरी गुड लिसनर, तो यू कैन टेल मी। अच्छा ठीक है, yeah, so what is learning, learning क्या है? I'll not take much of your time, थोड़ा सा brief में we'll do and then we'll wind it up. To gain knowledge, okay, to grasp knowledge, to transfer knowledge will basically be teaching, but ऐसा कहते हैं कि जब हम किसी और को दे रहे होते हैं then we are also learning, ठीक है, right? और ऑब्जर्वेशन या लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, दिस इज द मेथड ऑफ लर्निंग, कैसे हम लर्न कर सकते हैं, वी आर ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग, राइट? ठीक है, सो लर्निंग इज बेसिकली इंटर रिलेटेड टू, आई टोल्ड यू लर्निंग एंड टीचिंग दे गो पैरेलल, राइट? और हम इसके अंदर वही वाला फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं अगर आएगा तो, टीच एंड देन लर्न, ठीक है। सो लर्निंग में अगर हम कहें तो क्या लर्निंग एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में, एक क्लासरूम में आके ही स्टार्ट होती है? नहीं, बच्चा जब एवर सिंस द चाइल्ड इज बोर्न द चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग, राइट? आपने देखा होगा व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, जब बच्चा छोटा होता है तो वी डोंट, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट द चाइल्ड लर्न्स ऑन हिज ओन, जैसे थंब सकिंग होता है, वी डोंट टीच द चाइल्ड, हमने नहीं सिखाया बच्चे को, हम बच्चे को कहते हैं टू डिसकंटिन्यू दिस हैबिट, बट द चाइल्ड लर्न्स इट ऑन हिज ओन, राइट? ऑन हिज ओन और हर ओन। तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट बच्चा थोड़ा सा लर्न करके ही द चाइल्ड इज बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड, एंड ग्रेजुअली अपनी फैमिली में ऑब्जर्वेशन के थ्रू या इस प्रोसेस में ऑफ ग्रोइंग अप द चाइल्ड लर्न्स अ लॉट मोर। फॉर्मल स्कूलिंग में आने से पहले या क्लासरूम में आने से पहले द चाइल्ड नोज अ लॉट, बच्चे के पास बहुत सारी चीजें, बच्चे ने, हो सकता है कंसेप्चुअल नॉलेज ना हो सकता है बच्चे को टेक्सचुअल नॉलेज जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा है वो ना आता हो, बट ऐसा नहीं कह सकते, जैसे देयर आर फ्यू साइकोलॉजिस्ट जो ऐसा कहते हैं कि चिल्ड्रन आर एम्प्टी वेसल्स, आपने सुनी होगी ये लाइन कि बच्चे मतलब दे आर एम्प्टी वेसल्स एंड वी जस्ट हैव टू फीड इन नॉलेज, बट अब ये लाइन जो है, ये जो कोट है, ये अब चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि चिल्ड्रन आर नॉट एम्प्टी वेसल्स, दे हैव नॉलेज
वी जस्ट हैव टू एज टीचर्स और एजुकेटर्स हमें उनके बिहेवियर को, उनकी नॉलेज को डायरेक्शन देना है. दैट इज आवर रोल एज अ टीचर, राइट? ठीक है. सो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, हम क्यों लर्न करते हैं, हम मतलब व्हाई डू वी हैव टू लर्न? ओके, टू सर्वाइव. बट सर्वाइवल थोड़ा सा हेवी टर्म हो गया है. हम मतलब वी आर लर्निंग इन ऑर्डर टू यू नो टू एडजस्ट टू दिस एनवायरमेंट, राइट? टू बिकम अ बेटर इंडिविजुअल, राइट? टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर एनी ये फॉर ग्रोथ, हाँ, टू ग्रो, सर ने भी ये बताया. सो वी आर लर्निंग टू अडेप्ट टू दिस एनवायरमेंट, टू ग्रो, टू फाइंड सोल्यूशंस टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग. सो whatever, अब ऐसा नहीं है जैसे मैंने बताया कि बच्चे पहले आते हैं उनके पास नॉलेज होती है, तो लर्निंग इज प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज. प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज इज लर्निंग. हर क्लास में जब बच्चा जाता है उसके पास कुछ तो पहले की नॉलेज होती है और कुछ हम न्यू नॉलेज उसके अंदर फीड करते हैं या उसको प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइट? लर्न हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमारी ओवरऑल एक पॉजिटिव होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, राइट? हम सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज या कॉग्निटिव लर्निंग नहीं करते, हमें हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारा स्कूल और भी बहुत सारी चीजें सिखाता है. सोशल लर्निंग, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, इमोशनल लर्निंग, फिजिकल लर्निंग भी होती है. मतलब यू नो मतलब वी हैव स्टार्टेड विद सेक्स टीचिंग आल्सो एंड ऑल दैट, एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड, मतलब सारे स्कूल्स में अब स्पोर्ट्स इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द करिकुलम, क्योंकि बच्चों की फिजिकल जो बॉडी है या वो है उसको भी हमें ट्रेन करना होता है. तो सारे एस्पेक्ट्स को जब हम सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं और उनमें हम बच्चों की डेवलपमेंट करवाते हैं, द इंटायर प्रोसेस इज लर्निंग. तो सिर्फ लर्निंग इज नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स, ग्रैबिंग फैक्ट्स, नहीं. लर्निंग थोड़ा सा वाइडर टर्म है जिसके अंदर बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है बच्चे की, राइट? तो आप ये भी लिख सकते हो, लर्निंग में एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग दोनों ही इंटरलिंक्ड होते हैं. थोड़ा सा स्पेस कम है बट यू हैव टू मेक डबल साइडेड एरोज. एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग मतलब लर्निंग दोनों ही तरीके से हो सकती है. ट्रेनिंग तो जैसे हमने किया अभी लेवल्स ऑफ टीचिंग में भी कि ट्रेनिंग इज द सेकंड लेवल, कंडीशनिंग था फिर ट्रेनिंग था, राइट? सो ट्रेनिंग मतलब जो स्कूल में ट्रेनिंग मिल रही है या जो भी घर पे ट्रेनिंग मिल रही है, उस ट्रेनिंग से भी बच्चा लर्न कर रहा है, द चाइल्ड इज लर्निंग. और एक्सपीरियंसेस से, जैसे बच्चा पार्क में गया है, द चाइल्ड फॉल्स डाउन, तो द चाइल्ड इज लर्निंग. बहुत कुछ बच्चे ने सीखा. फॉर इंस्टेंस जैसे हम बच्चे को बार बार बोलते हैं, वी आर ट्राइंग टू ट्रेन द चाइल्ड कि डोंट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, मत खेलो, डोंट प्ले विद द नाइफ. बट जब उसके साथ एक बार कुछ होगा, देन ओनली द चाइल्ड विल लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, राइट? सो लर्निंग इज बोथ एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, and both of them are interlinked also, right? So you can write that matlab this can be a definition also. So learning is basically training and learning is basically grabbing of information, you know, or the fruitful overall development of the child through experiences and training. ठीक है? So this is learning. अब लर्निंग जो है जैसे एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं, लर्निंग कैन बी इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वैसे इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट लर्निंग. तो डायरेक्ट लर्निंग वो होगी जो हम सच में हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और हमें पता है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, सीखने जा रहे हैं, उसको कहेंगे हम डायरेक्ट लर्निंग. जैसे अगर हम क्लासरूम में जा रहे हैं या जैसे अभी आप आए हैं, सो दिस इज डायरेक्ट लर्निंग कि वी नो दैट वी आर लर्निंग. और इनडायरेक्ट लर्निंग होगी जिसमें हम एक एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट हैं बट अपने एक्सपीरियंसेस से हम लर्न कर रहे हैं. तो एक एग्जांपल, आई वांट एनीबॉडी टू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट लर्निंग. सॉरी, ऑनलाइन क्लास में सिटिंग इन द लेक्चर्स, गुड.
क्लासरूम में अगर हमने कुछ भी सीखा, सो दैट इज डायरेक्ट लर्निंग। और इनडायरेक्ट लर्निंग ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे सपोज आपने कोई सिचुएशन हो, लर्निंग फ्रॉम पेरेंट्स, जैसे कुछ बच्चे होते हैं दे लर्न टू यूज अब्यूजिव वर्ड्स या गाली सीख जाते हैं, वो कभी भी डायरेक्ट टीचिंग या लर्निंग नहीं होगी, वो हमने कभी भी किसी भी पेरेंट ने या किसी ने भी बच्चे को बैठ के नहीं सिखाई होगी। दैट इज इनडायरेक्ट लर्निंग, जो बच्चे ने खुद सीखी है ऑब्जर्वेशन से, कहीं सुन के, किसी को ओवरहियर करके, सो दैट इज इनडायरेक्ट लर्निंग, राइट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लर्निंग। लर्निंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, बस इसके बाद वील वाइंड अप, राइट। So learning can be of two types, horizontal and vertical. That's it. Horizontal and vertical. हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है? नहीं, वैसे नहीं, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है? एस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मीन्स लाइक दिस, राइट। तो अब बताओ, नाउ टेल मी, हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल क्या होगा? एक्चुअली या वर्टिकल इज व्हेन वी आर लर्निंग फ्रॉम समबडी सुपीरियर, राइट। जैसे टीचर है या कोई ऐसा जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, उससे जब हम सीख रहे हैं, राइट, सो दैट इज वर्टिकल। फॉर इंस्टेंस, मतलब जैसे वर्टिकल वही होता है, जैसे 1 2 3 4 आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, सो दिस इज वर्टिकल। इट इज बेसिकली व्हेन वी आर लर्निंग फ्रॉम समबडी सुपीरियर। वो टीचर भी हो सकती है या मदर्स भी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर्स हो सकते हैं। सो दिस इज वर्टिकल इज व्हेन वी आर लर्निंग फ्रॉम अ सुपीरियर। इसके अंदर एक हायरार्की होती है। You understand hierarchy when we are going from bigger to smaller or smaller to bigger, so एक hierarchy होती है, ठीक है। और horizontal learning और vertical learning में ना individual learning होती है, क्योंकि अगर हम पेरेंट्स से भी सीख रहे हैं या अगर टीचर से भी सीख रहे हैं तो सबकी अपनी अपनी individual learning होगी। तो vertical learning जो है वो बेसिकली individual learning पे फोकस करता है, इसके अंदर सब अपना अपना लर्न करते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लर्निंग जो होती है, हॉरिजॉन्टल में एज द नेम सजेस्ट, राइट, आई एम राइटिंग लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल इज व्हेन वी आर लर्निंग विद पीयर्स, राइट, व्हेन वी हैव दिस पीयर लर्निंग। तो जैसे इसमें इंडिविजुअल लर्निंग थी, इसके अंदर ग्रुप लर्निंग होती है। यू कैन मेक लाइक दिस, दैट this is horizontal learning and this is vertical learning. You can make this flow chart. अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये relevant नहीं है, but when you make this in the question paper, the examiner gets an idea that you know about it. So this is vertical learning. जब हम किसी superior से, किसी ज्यादा more knowledgeable person से हम learn करते हैं, उससे सीखते हैं, उसे कहते हैं superior learning, और इसमें individual learning होती है, right? और हॉरिजॉन्टल लर्निंग होती है जब सबके पास थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब सब सेम लेवल पे हैं, नाम से पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल मतलब सब सेम लेवल पे है, सबके पास अपनी अपनी नॉलेज है और हम उस नॉलेज को इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और उस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग में सब लर्न कर रहे हैं। तो इसमें इंडिविजुअल लर्निंग होती है, इसमें ग्रुप लर्निंग होती है, और इसमें नाम से पता चल रहा है आपको वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे स्ट्रेट, राइट। तो इसमें कोई सुपीरियर है, कोई ऐसा है जिसको ज्यादा नॉलेज है, हम उससे सीख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वील कंटिन्यू विद यूनिट 3 ओनली। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर अभी तक।